हेलो एवरीवन, दिस इज बिंदु सोनी वेलकम्स यू इन एसएस2 वाली क्लास। आज हम चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री के पार्ट 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल आइकन और मिलिट्री जीनियस की, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं नेपोलियन बोनापार्ट की, जिसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के कोर्सिका आइलैंड में। कैसे अर्ली कैरियर की बात कर लेते हैं नेपोलियन के, कैसे वो पावर में आया। नेपोलियन ने कहा था, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। 1789 से 1799 के बीच में उसका कैरियर कैसे हाइक पर पहुंचा, कैसे पीक पर पहुंचा, वो देखते हैं। एक यंग आर्टिलरी ऑफिसर था, मामूली साहब, फ्रांस की आर्मी में। उसने फ्रांस की आर्मी में रहते हुए उसने जो 1789 की जो रेवोल्यूशन हो रही थी उसको उसने सपोर्ट किया, क्योंकि वो चाहता था कि जो ओल्ड सिस्टम है, जो मोनार्की है, उसका एंड हो, और उसके एंड होने पर ही उसके जैसे जो काबिल ऑफिसर्स हैं उनको मौका मिलेगा, उनकी काबिलियत को पहचाना जाएगा। 1793 में उसने सबसे पहले जो उसकी सबसे बड़ी जीत थी वो थी, उसने सीज कर दिया ट्यूलोन को। ट्यूलोन क्या था? ट्यूलोन एक फ्रांस की पोर्ट सिटी थी जो कि मेडिटेरियन कोस्ट पर लगती थी, और इस पर जो है ब्रिटिश का राइट था। मिलिट्री स्ट्रेटेजी से, जीनियस मिलिट्री स्ट्रेटेजी से टूलोन को जीत लिया, और इस जीत ने उसको रातों रात फेमस कर दिया फ्रांस में। और 24 ईयर की छोटी उम्र में ही वो ब्रिगेडियर जनरल बन गया। उसके बाद उसने 1796 से 98 के बीच में इटली और इजिप्ट पर कैंपेनिंग किया। उसने इटली में ऑस्ट्रिया की बड़ी आर्मीज को उसने डिफीट किया, और जो सारा खजाना था इटली में, जो ऑस्ट्रिया की आर्मी रह रही थी वहां पर, उसने सारा खजाना जो है फ्रांस में भेज दिया। इसी तरह से जो है इजिप्ट में भी उसने जो ब्रिटिश ट्रेड रूट्स थे उनको वो रोकना चाह रहा था, उसको रोका। लेकिन हाँ, ही वॉज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल इन इजिप्ट, बट द पीपल ऑफ फ्रांस कंसिडर्ड हिम एज एन इनविंसिबल हीरो। उसको एक ऐसा हीरो क्रिएट जो है उसको कंसिडर किया उन्होंने, जिसको कभी भी हराया ना जा सके। 1799 में उसने एक मिलिट्री, और इस तरह से इजिप्शियन जो है इजिप्ट पर भी उसने अपनी लेजेंडरी स्टेटस जो है सेटअप किया, एक हीरो के रूप में आया। और उसके बाद 1799 के बाद क्या किया उसने, ये देखते हैं। 1799 में उसने एक मिलिट्री कू किया। मिलिट्री कू क्या होता है? जब आर्मी जो सत्ता है उस पर अपना अधिकार कर लेती है, जैसा आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा परवेज मुशर्रफ के बारे में। उसने भी मिलिट्री कू के थ्रू जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटाया और खुद एक मिलिट्री डिक्टेटर बना था। इसी तरह से नेपोलियन ने भी डायरेक्टरी रूल था उस टाइम पर, उसको एंड किया। तो डायरेक्टरी रूल एक इंस्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया फ्रांस को, और इसका फायदा इसने उठाया। फिर इसने 1799 में फ्रांस किसके अंडर में था? आप सभी को पता है, डायरेक्टरी के रूल के अंडर में था, और ये एक बहुत ही अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, और इसका ही फायदा नेपोलियन ने उठाया। इसके बाद उसने एक नई गवर्नमेंट का टाइप शुरू किया, और नई जो गवर्नमेंट बनाई उसको कॉन्सुलेट बोलते हैं। अब इस कॉन्सुलेट में कितने मेंबर्स थे? इसमें 3 मेन लीडर्स थे जिनको कंसुल बोला जाता था, कॉन्सुल बोला जाता था, ठीक है। अब इसमें रियल पावर जो थी फर्स्ट कॉन्सुल के हाथ में थी, और फर्स्ट कॉन्सुल ये खुद ही बना नेपोलियन। क्लियर? फर्स्ट कॉन्सुल खुद ही बना, और 1804 में इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एम्परर ऑफ फ्रांस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, द नेपोलियनिक कोड। जैसे ही ये फ्रांस का एम्परर बना 1804 में, इसने कई रिफॉर्म्स किए, और इन्हीं रिफॉर्म्स को नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि रिफॉर्म्स दैट हैज बीन डन बाय द नेपोलियन, व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ दैट, माने कि प्रोज और कॉन्स क्या थे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने दोनों चीजें लिख रखी हैं, प्रोज भी लिख रखे हैं और कॉन्स भी लिख रखे हैं। सबसे पहले एडवांटेज जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने किए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो रिफॉर्म था, इक्वालिटी बिफोर लॉ सेटअप किया, क्योंकि पता है कि फ्रांस में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट था, जिसमें थर्ड स्टेट के साथ जो है इस तरह से बिहेव किया जाए कि सारे टैक्स जो है उनको पे करने पड़ते थे, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट वर एग्जेम्प्टेड टू पे द टैक्स। अब ये जो है उसने सेटअप किया, इसमें सारी चीजें जो देख सकते हैं। एस्टेब्लिश किया उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहाँ पर भी मेल सिटीजन्स को उसने सबसे जो है राइट दिए, फीमेल सिटीजन्स को नहीं दिए। अबोलिश किया बर्थ प्रिविलेजेस, जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट और सेकंड स्टेट के बारे में। टैक्स जो पे करने की छूट थी फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, ये जो बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे खत्म कर दिए। राइट टू प्रॉपर्टी दिया, सिक्योर्ड कर दिए सभी सिटीजन्स के लिए राइट टू प्रॉपर्टी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इसने सिंप्लीफाइड किया, यूनिफॉर्म लॉज बनाए,
अबोलिश किया इसने फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जो कि आपने आसान भाषा में कहूँ तो जमींदारी प्रथा। लैंडलॉर्ड्स थे और उनके लैंड पर किसान जो है काम करते थे, ठीक है। और फ्री किया पीजेंट्स को सर्फडम से और मैनोरियल ड्यूज से। सर्फडम क्या है और मैनोरियल ड्यूज क्या है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसी के साथ जो है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस भी रिमूव किए। तीनों चीजें फर्दर आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को, स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स को इसने सेटअप किया। ये इसके एडवांटेजेस थे। लिमिटेशंस क्या थी नेपोलियनिक कोड की? नंबर 1, रिड्यूस कर दी इसने वुमेन्स के राइट को। अथॉरिटी सिर्फ जो है फैमिली में जो फादर है माने कि जो मेल मेंबर्स हैं उनको दी गई। सेंसरशिप लगा दी उसने प्रेस पर, कंट्रोल कर दिया न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन जो भी उसके अगेंस्ट में वो पब्लिश उसको उसने सेंसर कर दिया, रोक दिया, बैन कर दिया। पॉलिटिकल फ्रीडम डिनाई कर दी। कोई भी जो रियल डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर लें तो वो नहीं थी, है ना। तभी तो कहा जाता है कि जो फ्रांस में डेमोक्रेसी को अबोलिश करने वाला कौन था? नेपोलियन था। फोर्स्ड मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन। आपने फोर्स मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है? रिक्वायर टू फाइट इन नेपोलियंस वॉर, माने कि जो कॉमन लोग थे उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया गया आर्मी में। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि नेपोलियन जो है रेगुलर वॉर्स में इंडल्ज रहता था, बहुत सारे युद्ध इसने लड़े थे और इसके लिए उसको आर्मी चाहिए थी और जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाता था। तो ये भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। रिड्यूस कर दिया वर्कर्स के राइट को, एम्प्लॉयर्स को ओवर द एम्प्लॉयज इसने सपोर्ट किया, ठीक है। और इम्पोज कर दिया ऑफन मेट विद द रेजिस्टेंस सिस्टम इम्पोज ऑन द कॉन्कर्ड लैंड्स। एक तरह का सिस्टम इम्पोज किया गया। और इक्वालिटी फॉर मैन ओनली, नॉट फॉर दी वीमेन। ये जो है कुछ इसके कॉन्स थे, अगर कहते हैं डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस थी। क्लियर? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अपने नोट्स में जरूर जो है आप ऐड करें। सर्फडम्स को समझ लेते हैं पहले। सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज क्या थे? सर्फ माने होता है पीजेंट्स, ठीक है। और सर्फडम के अंदर में रहना जो पीजेंट्स थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स उनके अंडर में वर्क करते थे। तो एक तरह से ये क्या थी? ये स्लेवरी थी। सर्फडम को हम स्लेवरी भी कह सकते हैं। क्लियर? और मैनोरियल ड्यूज क्या थे? मैनोरियल ड्यूज, पहले मैनोरियल जो वर्ड है वो किससे बना है? मैनोर से। मैनोर। अब ये मैनोर क्या थे? बड़े बड़े लैंड पार्ट्स थे, लार्ज जो लैंड थी उनको मैनोर बोलते थे। और ये इन लैंडलॉर्ड्स की होती थी, ठीक है। ये लैंडलॉर्ड्स इन पीजेंट्स से इस जमीन पर काम करवाते थे। क्लियर? इनको जो है जमीन रेंट पर भी दी जाती थी। क्लियर? और रेंट पर देने के बाद जब ये इस पर काम करते थे तो क्रॉप का कुछ हिस्सा, बहुत कुछ नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा जो ये किसान है इनको, इन लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था। क्लियर? उसी के साथ इन लैंडलॉर्ड्स के घर में भी जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वर्क करना पड़ता था, या फ्री जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती थी अपने लॉर्ड्स को, जिसको हम आसान भाषा में बेकार भी बोल सकते हैं, या फोर्स लेबर जो था वो इनको करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि रेंट पर ही इन्होंने जमीन ले रखी थी, तो इसका रेंट तो इनको, माने कि रेंट बोल दो या टैक्स बोल दो, ये इनको देना पड़ता था। क्लियर? तो ये डबल नुकसान था इन लोगों को। फसल कई बार जो है अगर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी अगर फसलें ना हो तो भी इनको जो है रेंट तो देना ही पड़ता था। फोर्स जो है लेबर भी इनको करना पड़ता था। जमींदार जो थे खेत में भी बिना किसी पैसे के काम करना इनको पड़ता था जमींदार के खेत में। इसलिए जब नेपोलियन ने ये सारे, इन सभी को ही मैनोरियल ड्यूज बोला जाता था। और नेपोलियन ने जब इस मैनोरियल ड्यूज को खत्म कर दिया तो किसानों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं था नेपोलियन। क्लियर? उनको पहली बार, किसानों को पहली बार लगा कि उनकी मेहनत का फल उनको जो है अब मिलेगा किसानों को। तो इस वजह से नेपोलियन भी इन किसानों की नज़र में एक हीरो बन गया, सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज को अबोलिश करके। अब समझ लेते हैं गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या थी। पुराने समय में शहरों में एक ही तरह के काम करने वाले कई सारे बिजनेस पर्सन थे, कई ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे और कई आर्टिजन्स भी थे। इन सभी का एक एसोसिएशन होता था। एक इनका सभी जो भी, मान लो कि गोल्ड स्मिथ हैं, कारपेंटर हैं, ठीक है, कोई भी आर्टिशंस हैं, इन सभी के अपने अपने एसोसिएशंस होते थे। और इन्हीं एसोसिएशंस को क्या बोला जाता था? गिल्ड्स बोला जाता था। अब ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी इन गिल्ड्स के पास, और इनके कुछ अपने खुद के बहुत जो है स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस भी थे। कोई भी जो नया इंसान है, जो यहाँ पर नया आर्टिशंस है, कोई गोल्ड स्मिथ है, कारपेंटर है, वो यहाँ पर एंटर करना चाह रहा है इसमें, माने कि मान लो शहर में आ गया है ना, और वो अपना जो है फ्रीली जो वर्क करना चाह रहा है यहाँ पर विदाउट एंटरिंग इन द गिल्ड्स,
तो वो अलाउड नहीं था। उनको इस गिल्ड की जो है परमिशन लेकर इस एसोसिएशन के मेंबर बनना पड़ता था, तभी वो अपना काम शुरू कर पा सकता था। ठीक है, इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो भी काम यहाँ पर किया जाता था, तो ये गिल्ड्स जो हैं प्राइस को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। क्लियर? और यही तय करते थे कि जो भी ये सामान बना रहे हैं उसको मार्केट में किस प्राइस पर ये सेल करेंगे। आपस में कंपटीशन नहीं होने देते थे। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन से इन्होंने सारा कुछ प्राइस वगैरह डिसाइड कर रखा था, कैसे सामान बनाना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो भी इसने डिसाइड कर रखी थी। तो जब कोई फ्रीली वर्क नहीं कर पाता, सभी को इन एसोसिएशन के अंडर में काम करना पड़ता था, तो जो है किसी को, इंडिविजुअल को कोई भी कंपटीशन नहीं मिल पाता था। मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं था। अब कोई कंपटीशन नहीं है, तो इन्होंने जो प्राइस डिसाइड कर रखे हैं वो बहुत ज़्यादा थे, हाई थे, तो इस वजह से महंगे रहते थे। और क्वालिटी में सुधार क्यों होगा? क्योंकि इन्हीं के कंट्रोल में था। तो नेपोलियन ने क्या किया, इन गिल्ड्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, पूरी तरह से हटा दिया। अब क्या होगा? अब ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गए, तो अब जो भी इंडिविजुअल हैं जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं, अपना जो भी नया काम है, जो भी नया वर्क है, बिजनेस है, वो अब शुरू कर सकते हैं, है ना। और सामान शुरू करेंगे, कई इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, उनके अपने अलग अलग सामान होंगे, तो लोगों के पास क्या हो गया, फ्रीडम होगी। अब बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई गिल्ड्स तो है नहीं, तो अब हर एक जो आर्टिजन्स हैं, जो भी वर्क करना चाह रहे हैं, कोई भी व्यापारी है, अपने इंडिविजुअली वर्क कर सकते थे। तो इस तरह से मार्केट में जो है सभी को अपना काम करने की आज़ादी मिली, जिससे कंपटीशन बढ़ा। और कंपटीशन जब मार्केट में बढ़ जाता है, तो जो प्राइस होते हैं ना वो कम होते हैं, और चीज़ की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक चाहता है कि उनका सामान बिके। और ये चीज़ जो थी, इसने क्या किया, इसने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया, और इसकी वजह से फ्रांस में व्यापार में भी तेजी आई और इकोनॉमिक ग्रोथ भी खूब हुई। तो अब नेपोलियन से रिलेटेड जो है दो आपको पिक्चर दे रखी हैं एनसीईआरटी में। एक तो है पोस्टमैन वाली इमेज है, और एक हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड है। तो पार्ट 1 से रिलेटेड जितनी भी इमेज हैं, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।